एक मिनट। मैं दिख रहा हूँ आपको? कैसे करें? लाइट किया हुआ है। और कोई दिख रहा है कि नहीं आपको? पीछे इसमें आगे लाइट लाइट हो सकता है सर। अच्छा लाइट करो। बाकी लोग का तो लिख बाकी लोग का तो दिख तो नहीं रहा। नहीं, मैं तो दिख रहा हूँ। वो लग रहा है कि आप तो दिख रहे हैं, आप दिख रहे हैं, अच्छा, हम दिख रहे हैं। आप तो दिख रहे हैं। अच्छे अच्छे अच्छे। लेकिन आपका नहीं आ रहा है। हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी आवाज तो मेरे पास आ रही है। वो तो इस फोन से आ रही है। आवाज आ रही है नहीं, उषा जी नहीं दिख रही हैं। संजय जी बताएंगे उषा जी कैसे दिखेंगे? उनका स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आपने उस लेख मंजूषा वाले पेज को खोल लिया है? नहीं, मैं तो दिख रहा हूँ। वो लग रहा है कि आप अच्छा, आप दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन आपका नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी आवाज तो मेरे पास आ रही है। कोई सपोर्ट आ रही है। नहीं, उषा जी नहीं दिख रही है। संजय जी बताएंगे उषा जी कैसे दिखेंगे? उनका स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। क्या करना है? लेख लेख मंजूषा के उस पेज पे आइए आप। आपने उस लेख मंजूषा वाले पेज को खोल लिया है? मैं तो दिख रहा हूँ। लाइट से दिख रहा है लेकिन नहीं, ये आप हमको जोड़ लिए, आपका साउंड बंद है। आप उनको कहिए कि यहाँ जहां कमेंट किया जाता है वहां पे चित्र बना हुआ है 2 ग्रीन रंग का, उस पर वो क्लिक करेंगे पेज पे आके, तब जाके लाइव हो सकेगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आदरणीय उषा जी से कहिए कि ये जहां पे कमेंट किया जाता है, जहां पे आप दिख रहे होंगे पेज पे जहां पे कमेंट किया जाता, वहां पे नीचे में ग्रीन रंग का चित्र बना हुआ दिख रहा होगा, उस ग्रीन पे वो टच करेंगी। आपका आपका साउंड बंद है। आपका साउंड नहीं आ रहा लाइव में, आपका साउंड नहीं आ रहा। आप इसको बंद कर दें अभी 5 मिनट। उनको कहाँ समस्या है? उषा जी को कहाँ समस्या है?
हाँ हेलो, अब आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, मैं दोबारा लगा रहा हूँ, दोबारा। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लेकिन मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ उषा जी अब ऐड हो गई हैं। हाँ जी प्रणाम, आप ऐड हो गई हैं। आवाज आई? हाँ आ रही है, अब आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी ठीक है, ठीक है। तब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपने? अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हमको लगता है कि 1 मिनट है अभी, तब तक। शायद चलिए, हमारा समय और भी हो फिर गया। मुझे लग रहा है कि आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। हाँ मिल रही है हाँ आवाज। बाकी, जी जी ठीक है, ठीक है। संजय जी बता रहे हैं अब आवाज आ रही है, सबकी बता रहे हैं आवाज आ रही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 3 बजने जा भी रहा है, हमारा समय भी 3 बजे से है। तो लेख्य मंजूषा के इस मंच पर हम अपने अभिभावक सतीश पुष्करना जी, अध्यक्षा श्रीमती विभा रानी श्रीवास्तव जी और समस्त लेख्य मंजूषा परिवार की ओर से प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा का हार्दिक स्वागत करते हैं और इस बात के लिए उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और अभी हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं उषा जी का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं कि प्रोफेसर डॉक्टर उषा सिन्हा एमए में स्वर्ण पदक प्राप्त हैं, पीएचडी हैं और यह जीडीए महाविद्यालय पटना की सेवानिवृत्त अध्यक्ष हैं हिंदी विभाग की। नमस्कार। और वहाँ की सेवानिवृत्त प्राचार्य भी रह चुकी हैं। हिंदी साहित्य में इनका अमूल्य योगदान है। ये हमेशा पत्र पत्रिकाओं में लिखते रही हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर इनकी उपस्थिति निरंतर बनी रही है। सामयिक विषयों पर या साहित्यिक गोष्ठियों में ये हमेशा दिखाई देती हैं और एक चर्चित व्यक्तित्व भी हैं। इनकी 2 पुस्तकें बहुत चर्चित रही हैं। एक समकालीन हिंदी उपन्यास और निर्वासन, और दूसरी किताब है उदय राज सिंह का कथा साहित्य। तो अभी माननीय उषा जी हमारे बीच उपस्थित हुई हैं। मेरी ही लिखी हुई पुस्तक है, जी कविताओं का नमस्कार, संग्रह है। नमस्कार कह रही हूँ। जी जी प्रणाम प्रणाम। उन कविताओं की समीक्षा के लिए, समीक्षात्मक आलोचना के लिए उषा जी हमारे समक्ष उपस्थित हुई हैं और अब हम इनसे इनके विचार सुनेंगे। उषा जी, जी प्रणाम। इस मंच की ओर से आपको प्रणाम, समस्त लेख्य मंच सब परिवार की ओर से। विश्व मोहन जी, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आदरणीय विभा रानी श्रीवास्तव जी की, जिन्होंने इस मंच से जोड़ने का अवसर प्रदान किया और खास तौर से आपके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपकी पुस्तक की समीक्षा कर सकूं। ये कासे कहूं, जैसे ही किताब मुझे मिली विश्व मोहन जी, मुझे वो गीत स्मरण हो आया। दस्तक पिक्चर मेरी फेवरेट फिल्म, रेहाना सुल्तान मेरी फेवरेट अभिनेत्री उस जमाने की, और उनके द्वारा गाया गया गाना कासे कहूं मैं प्री अपने हिया की माई रे, मुझे स्मरण हो आया और ये उत्सुकता जगी कि मैं ये किताब आपकी पूरी पढ़ूं। तो विश्व मोहन जी, जैसा कि मैं जानती हूं उनको, पेशे से अभियंता हैं पर मन से पूर्णतः साहित्यकार। खुद की अभिव्यक्ति के लिए मुझे लगता है उन्होंने लेखन का पटल चुना है।
समाज में व्याप्त असमानताएं, जिंदगी की जद्दोजहद, आखिरी पायदान पर खड़े लोगों की बेचारगी, लाचारगी, कगारी ढाल पर लुढ़कते रिश्ते, बदलते जीवन मूल्य, स्त्री अस्मिता, महामारी, आधुनिकता बोध तथा व्यवस्था की असंगतियां, ये सभी विश्व मोहन जी के दिलो दिमाग में गहरे बैठते हैं, हलचल मचाते हैं। उनका मन आंदोलित होता है और उससे जो काव्य धारा निःसृत होती है, कागज और कलम में अंततः उसे था मिलती है। जैसा मैंने समझा है, कैसे कहूं, बड़ा आकर्षण है शीर्षक में। वो समझ नहीं पाते हैं कि जो कुछ कहना चाहते हैं वो कैसा पात्र होगा, मैं किससे कहूं, और ऐसा कहकर वो ऐसा कह देते हैं कि सारी दुनिया उसे सुनने लगती है। ना कहकर भी असमंजस की जो स्थिति है वो कैसे कहूं शीर्षक में उन्होंने असमंजस भी व्यक्त किया और दुनिया को वो सुना भी रहे हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा आकर्षक शीर्षक है आपका। और यह 51 कविताओं का संग्रह है जिसमें जीवन और जगत के विविध रंग जहां तहां बिखरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है विश्व मोहन जी की कविताओं में कि इसमें बौद्धिक दुरूहता और संस्कृत के तत्सम शब्दों की बाहुल्यता तथा अर्थ गांभीर्य होते हुए भी इनकी अभिव्यक्ति इतनी सहज, इतनी सरल है कि पाठक मोहित हो जाता है और मोहित होकर इन कविताओं से बन जाता है। एक कविता खत्म नहीं होती कि दूसरी पढ़ने की बेचैनी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कविताओं में नयापन है, स्वाभाविकता है और ताजगी है। जैसे ही मुझे किताब मिली, मैंने पन्ना जो पलटना शुरू किया तो मेरी नजर पहली पर नहीं, सबसे पहले ये 7वीं कविता पर पड़ गई, जिसका शीर्षक है सजीव अहंकार। और बस इस शीर्षक ने इतना आकृष्ट किया कि मैं पहले के पन्ने छोड़कर मैं वहीं से मैंने पढ़ना आरंभ किया। ये 7वीं कविता सजीव अहंकार, इस कविता की कई पंक्तियां एक साथ उछलकर मन में उछल कूद मचाती रही। अब कुछ आप भी सुने, लोग जो दर्शक सुन रहे हैं, संजय सिंह जी हैं, नमस्कार कर रही हूँ उन्हें। जो लोग सुन रहे हैं, पता नहीं किताब पढ़ी है कि नहीं उन्होंने, लेकिन मैं दोहरा देती हूँ। मेरी उचाट आत्मा भर नींद जागती रही, सपनों में ही सही, और ये बुद्धिमान मन जागे जागे सोया रहा। अहंकार फिर भी सजीव था। एक रात की नींद में जगना, खोए में जागना, न होके होना, अभाव में भाव और मौन में संवाद, जहां स्थूल से सूक्ष्म सरक जाता है। क्या क्या बढ़िया कविता। जीवन दर्शन का बोध लिए इस कविता में कवि एक सचेत बौद्धिक दृष्टिकोण देकर कविता के शिल्प तथा वस्तु को सर्वथा मेरी समझ से नया रूप प्रदान करते हैं। आप विश्व मोहन जी सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि एक आत्मसजग कवि हैं आप, एक ईमानदार कवि हैं आप, और एक ईमानदार कवि को अपनी आत्मा को जिंदा रखने के लिए काफी हद तक संघर्ष करना पड़ता है। सच का गला वो नहीं घोट सकता है। एक सजग कवि व्यवस्था से जूझता हुआ भीड़ की हर इकाई को सुनता है और उसकी आवाज पर पूरे दायित्व के साथ क्रियाशील रहता है। आपने भी किया है, इंसाफ का इनकलाब कविता लिखी है। कविता में समाज के सच का उद्घाटन करने में आप तनिक भी नहीं हिचकिचाते। अब मैं सुनाती हूँ जहां आपने लिखा है, तुला न्याय की डोल गई, न्याय की तुला, तुला न्याय की डोल गई, कलई अपनी खोल गई, मुजरिम ही हो भला मुनसिफ, कचहरी ही ये पोल खोल गई। आगे इसी में लिखते हैं, फरेब का उतार दे हुजूर ये हिजाब, कीजिए इंसाफ का बुलंद इनकलाब। ये यथार्थ परक चेतना है। इनकी कविताओं में यथार्थ परक चेतना पर आधारित सामाजिकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जो कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और समाजवाद के आदर्शों के अनुरूप नई क्रांति में विश्वास करती है। नई क्रांति जिसमें सृजन की भी पीड़ा है
और आपने कविता लिखी सृजन। क्या लिखा आपने सृजन में? अब लाठी टेकती बुढ़िया लाचार, अब लाठी टेकती बुढ़िया लाचार, लगी प्रपंची पंच से करने विचार। हकलाई गिड़गिड़ाई, बोलो मन की गांठ खोलोगे? बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं बोलोगे? यहाँ हमें प्रेमचंद बरबस याद आ जाते हैं। और प्रेमचंद की तरह इन्होंने भी अपनी कविताओं में, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत कुंठाओं और पीड़ाओं को व्यक्त करने के स्थान पर मध्य वर्गीय जीवन की विभिन्न विसंगतियों, विषमताओं और विवशताओं का चित्रण किया है। विषय 51 कविताएं हैं, विषयों की भरमार है, विषयों की विविधता है। इस संग्रह में कई विषय आपने लिए हैं, जैसे प्रकृति, नारी सम्मान की भी कविता है, प्रेम, विरह, सामाजिक राजनीतिक जीवन की विभिन्न स्थितियों, अर्थहीन संबंध, अस्तित्व बोध आदि विषय आपको प्रभावित करते हैं और इसको आप छूते ही नहीं बल्कि सीधे सीधे बयानबाजी भी करते हैं। आधुनिक राजनीति, हमें लगता है समकालीन कोई भी कवि ऐसे नहीं है राजनीतिक उठा पटकने जिसको नहीं छुआ हो। आधुनिक राजनीति एवं प्रजातंत्र की विभिन्न विद्रूपताओं का उद्घाटन अत्यंत सशक्त रूप में इस संग्रह में आया है। ऐसे प्रसंगों में इनकी शैली अत्यंत तीक्ष्ण व्यंग्यात्मकता का आश्रय लेती है। यद्यपि सिद्धांत रूप में आधुनिक जनतंत्र जनता का तंत्र है, जनता का तंत्र इसे कहा जाता है, किंतु व्यावहारिक स्थिति इसके विपरीत है। सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं के निराकरण में आज का लोकतंत्र पूरी तरह असफल हो गया है। इसलिए अन्य कवियों की तरह विश्व मोहन जी भी जनतंत्र को धोखा या भ्रम घोषित करते हुए तीखे आक्षेप करते हैं। देखिए कविता है इनकी पंथ पंथ मौसेरे भाई। अब उसमें उन्होंने लिखा है, लोकतंत्र की लाज के लोभी करते चुकता पाई पाई। मैंने तो सुना था चोर चोर मौसेरे भाई, आप लिखते हैं पंथ पंथ मौसेरे भाई। फेंकू ताने तंबू लला पर, क्या प्रासंगिक कविता बन पड़ी है। फेंकू ताने तंबू लला पर, जब भी चुनाव की बारी आई पंथ पंथ मौसेरे भाई। फेंकू जी के नोट में बंदी, नेकू जी की काली कमाई। ये नेकू है कि नीकू है? विधानसभा में लोग नीकू नीकू करते हैं। ये फेंकू जी के नोट में बंदी, नेकू जी की काली कमाई, पंथ पंथ मौसेरे भाई। ये व्यंग्य इतनी धार है, इतनी तीखी धार, इतना करारा प्रहार है कि मन ठहर जाता है थोड़ी देर के लिए, सोचने को विवश हो जाता है। यही नहीं, आजकल के नेताओं द्वारा जनता को दिए जाने वाले झूठे आश्वासनों की पोल खोलने का प्रयास भी आपने किया है। देखिए पंक्तियां, जनता जनार्दन की आप जय बोलते हैं और लिखते हैं, समय की सांकल पर ससरती सियासत। वाक्य देखिए, समय की सांकल पर ससरती सियासत, फांस से फंसी रियासत, बाजीगर और जमूरे रूबरू होते हैं हर 5वें साल। ये 5वें साल 4 साल सोए रहते हैं, रूबरू होते हैं हर 5वें साल। और आगे इसी से संबंधित दूसरी कविता, आह नाजिर और वाह नाजिर। लिखते हैं, जहां राजनीति का कीड़ा है बस वहीं भयंकर पीड़ा है। मेरे मन की बात आपने कह दी। मुझे भी लगता है कि सारी विषमताओं की जड़, जहां कहीं भी असमानताएं, विसंगति, पीड़ा, संत्रास है, सबकी जड़ ये राजनीति है। राजनीतिक कहना ना होगा, अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विद्रूपताओं के उद्घाटन में आपको महारत हासिल है। देखिए कविता फिर लिखते हैं, थैया ताता कविता। सर्कस है सियासत का, सर्कस है सियासत का, कूदते किरदार, रस्सी राजनीति की, कोई कुदाता बाकी सब कूदते।
कोई कुदाता, बाकी सब कूदते, समझ जाइए कौन कुदा रहा है और कौन कूद रहा है। मैं मुग्ध हूं। इस प्रकार अनुभूति की सूक्ष्मता, अभिव्यंजना की सशक्तता और कथ्य की प्रखरता, ये आपकी कविताओं की, विश्वमोहन जी की कविताओं की मैं समझती हूँ ये मुख्य विशेषता है। अब आर्थिक विषमताओं के कारण देखिए मध्य वर्ग कहाँ आ रहा है, विषमताएं कहाँ चित्रित हुई हैं। आर्थिक विषमताओं के कारण मध्य और निम्न वर्ग के सपने यथार्थ की धरती से टकराते हैं और टूट जाते हैं। इस वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं एवं विभिन्न विकृतियों का चित्रण कितना स्वाभाविक है। कालजयी कवि कविता का शीर्षक है, ये मेरे पास किताब है। कालजयी कवि में एकदम सीधी सपाट सरल भाषा लिखते हैं, माना भूखे हो तुम। देखो गद्य में भी लगता है पद्य का सा आनंद आ रहा है। ये गद्य कविता, माना भूखे हो तुम, गरीब हो, कितना छोटा वाक्य है, गरीब हो, और कितनी सशक्त अभिव्यंजना है। फटेहाल हो, बीमारी से जर्जर हो, लील भी लेगी ये गरीबी, ये बीमारी सब मिलके तुमको, किंतु आखिर लिखूंगा तो मैं ही। वो बीमारी, वो भूख, वो गरीबी पीछे है, क्या आ गया, लिखूंगा तो मैं ही। दिल दहलाने वाली धाकड़ कविता, मैं यहाँ प्रमुख है, लिखना यहाँ प्रमुख है। ये धाकड़ कविता कितना बड़ा व्यंग्य। देखिए आगे इसी में लिखते हैं, यूं ही मरते रहोगे तुम गरीब, यूं ही मरते रहोगे तुम गरीब, हर काल में लहलहाती रहेगी फसल कविता की हमारी। और आगे महाजनी सभ्यता के बारे में क्या लिखते हैं, मंदी कविता। मंदी एक कविता है, शीर्षक है, और लिखते हैं, यकीन करें आते ही तेजी जुड़ जाऊंगा फिर से, आते ही तेजी जुड़ जाऊंगा फिर से, समाज को सिंचित कर दे, किस चीज से, पूंजी से। समाज को सिंचित करने पूंजी से। सामाजिक व्यवस्था पर इतना तीखा प्रहार मुझे नहीं लगता किसी अन्य कवि में ऐसा मिलता है। आधुनिक जीवन में व्याप्त कृत्रिमता, भ्रष्टाचार, रिश्तों की सड़न, शहरी जीवन की यांत्रिकता आदि के संबंध में तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। इसी किताब में है एक कविता, इसका शीर्षक है आशा का बीज। लिखते हैं, खंडित जीर्ण शीर्ण बनते मौत के बिस्तर, लाशों पर कंक्रीट का आवरण, अब भला चील बैठे तो कहां। क्या क्या वाक्य विन्यास है। लाशों पर कंक्रीट का आवरण, अब भला चील बैठे तो कहां। बीच बीच में टपकते सीमेंटी शहतीरों के शोर, कंक्रीट कटर मशीनों की घर घर। और मैं इसके आगे जोड़ दूं विश्वमोहन जी, सोच रहा इंजीनियर। आगे मैं जोड़ती हूं, आप लिखते हैं कंक्रीट कटर मशीनों की घर घर, और मैं लिखती हूं सोच रहा इंजीनियर। रिश्तों की टूटन देखिए, क्या रिश्तों की कैसे टूट रहे हैं। भूचाल कविता लिखी और वो लिखते हैं, फिसल जाते हैं जिंदगी के किरदार, फिसल जाते हैं जिंदगी के किरदार, रिश्तों के दरख्त नहीं जमाते जड़, बन जाते कोयला माटी में सड़, बन जाते कोयला माटी में सड़। और एक और कविता, रिश्तों की बदबू सोचने को बाध्य करती है। खामोश, ये शत्रुघ्न सिन्हा वाला खामोश नहीं है, यह है विश्वमोहन जी। खामोश, ये अभिजात्य वर्ग की स्टार शैली है, संबंधों की अबूझ पहेली है। ना जाने क्या गुफ्तगू चल रही है, शीला की लाश से रिश्तों की बदबू निकल रही है। इस प्रकार कवि की कविताओं में मैं समझती हूँ न केवल मूल्यों की टूट को लेकर गहरी टीस है, बल्कि मनुष्यों के बदलते चरित्र से उपजी गहन पीड़ा भी है।
सभ्यता के इस दौर में जब बाजारवाद का जादू हमारे सिर चढ़कर बोल रहा है, ऐसे में परंपरा, लोकतंत्रीय मूल्य और व्यवस्था से संबद्ध अनेक संस्थाएं अर्थ खोती जा रही हैं। विश्वमोहन जी की कविताओं को हम समकालीन कह सकते हैं। मुझे अभी अभी स्मरण आया कि इनकी कविताओं को क्यों ना हम समकालीन कहें, और समकालीन आधुनिक नहीं है। समकालीनता और आधुनिकता दोनों अलग चीजें हैं, दोनों में बहुत फर्क है। और क्यों हम समकालीन कहें? क्योंकि यह इस बात की सूचक है कि समकालीन कविता समसामयिक संदर्भों से जुड़ी हुई है। मुझे स्मरण है कभी मैंने पढ़ा था कि डॉक्टर विश्वनाथ उपाध्याय, वो समकालीनता पर उन्होंने एक किताब लिखी है, और समकालीनता को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था कि कविता में जो हो रहा है, ये समकालीनता क्या है? कविता में जो हो रहा है उसका सीधा खुलासा है। इसे पढ़कर वर्तमान काल का बोध हो सकता है, क्योंकि उसमें जीते, संघर्ष करते, लड़ते, बौखलाते, तड़पते, गरजते, ठोकर खाकर सोचते वास्तविक आदमी का परिदृश्य। कविताओं में भी समकालीन जीवन के विभिन्न पक्षों, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक आदि में व्याप्त विषमताओं, विसंगतियों एवं विद्रूपताओं का विश्लेषण एवं उद्घाटन सशक्त शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। अब ये सामयिक संदर्भ, ये नोटबंदी, इनकी कविता नोटबंदी और कोरोना वायरस तथा दुकान से दूर साहित्यकार, ये कविताएं भटकाव और निरर्थकता के बोध से उपजी पीड़ा तथा विडंबना के वास्तविक पहलुओं पर गहरी अंतर्दृष्टि का परिचय देते हैं। लोग आरोप लगाते हैं, देखिए मैं तो सब अच्छा अच्छा कह रही हूँ, लेकिन आपकी कविताओं पर ये नया संग्रह आया है, लेकिन फोन से बहुत लोगों से बात भी हुई है इस पर, समीक्षा ये पढ़ने के दौरान, कि आपकी कविताओं पर दुर्बोधता और अस्पष्टता का भी आरोप लगाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा वे लोग सोचते हैं, और मैं भी हूं इसमें। मैं बहुत पूरी ईमानदारी से कह रही हूं कि 2-4 कविताओं ने तो मुझे भी पगला दिया। मुझे भी, मेरी बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंची। और कुछ कविताएं हैं ऐसी जिनमें बौद्धिक अटखेलियां हैं, बुद्धि विलास है, और जो आम पाठकों से विमुख करती हैं कविताओं को। लेकिन अब अभी मैं बताऊंगी नहीं, नाम इसमें बहुत सारी, 2-4 ज्यादा नहीं ऐसा है लेकिन संग्रह की अधिकांश कविताओं की शैली सरल और अभिव्यक्ति बहुत ही सहज है। गरीबन का चूल्हा चाकी, गौरैया, पुरस्कार वापसी, बाबूजी, ये मोर अगनैया, बेटी विदा, आस्तीन का सांप, फुटपाथ, गर्मी की छुट्टी, बापू, नयन नीर, भोर भुरैया आदि कविताएं मन को बांध लेती हैं। बिल्कुल मतलब पाठक इसमें बंद सा जाता है, और प्रेरक भी है। कई प्रसंग ऐसे हैं जो प्रेरित करते हैं, एक दिशा देते हैं समाज को। छोटे छोटे वाक्य हैं। सबसे इसका जो सार्थक पहलू है इस संग्रह का, वो है वाक्य विन्यास। बहुत छोटे छोटे वाक्य हैं जो विषय को सुगम तो बनाते ही हैं, समझने में भी मदद करते हैं। आंचलिक शब्दों का आकर्षण है ये, हालांकि संस्कृत के तत्सम शब्दों से युक्त है। अधिकांश कविताएं बहुतायत से, बाहुल्यता है इसमें, लेकिन फिर भी आंचलिक शब्दों का जो आकर्षण है वह भी बहुत प्रभावित करता है। जैसे लुगाई, करियाई, सखी सलेहर, खकिया, बहुत सारी कविताएं हैं जिसमें आया है। अनैया, ओहार, भुइया, दोपहरी, केचुआई,
ससरती, पसरती, ढिबरी, बदरी, बुढ़ाई, ये सारे बोलचाल के जो शब्द हैं इसमें अपनी मिट्टी के कैशलेस, आपने विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है इसमें। कैशलेस जो बिल्कुल समसामयिक बन पड़ा, कैशलेस, प्लेट, टेंडर फिक्सिंग, बेंच फिक्सिंग, बेसिक स्ट्रक्चर, सोशल डिस्टेंसिंग, प्यूरिफायर, जैसे जो विदेशी शब्द हैं वो निराला की याद दिला देते हैं। मुझे तो निराला याद आ गया जिन्होंने डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, ये कविता थी। अबे सुनबे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, और डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। ये उस समय निराला जी ने लिखकर भाषाई चमत्कार से साक्षात्कार कराया था। तो ये जो विदेशी शब्दों का जो प्रयोग है उससे आपकी भाषा में चमत्कार है, प्रभाव की भाषा बन पड़ी है और जो पाठकों को आकृष्ट करती। संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं जिनकी बाहुल्यता है उसका प्रयोग भाषाई गंभीरता को गति देता है, ध्वन्यात्मकता है। देखिए मैंने पढ़ी है सनन सनन पागल है पवन, एकदम चित्र सा उपस्थित होता है। दो पथिक किनारे, सनन सनन पागल है पवन, अब मीठी बतिया बोले, बाउर बयार विहस विहस कर नशा भंग का घोले। या फिर सीमेंटी शाहतीरों के शोर, कंक्रीट कटर मशीनों की घर घर, ये आशा का बीज कविता है जिसमें ध्वन्यात्मकता का ध्वन्यात्मक भाषा का आपने प्रयोग किया है। नए उपमान, आधुनिक उपमान, नए उपमान और आधुनिक उपमानों के प्रयोग से काव्य चेतना के प्रयोग ने काव्य चेतना को विशिष्ट बनाया है। अब जैसे सागर से वक्षस्थल पर पसरा चिर सन्नाटा, दो पथिक किनारे, ये कविता है। और फिर बाबूजी कविता है जिसके उपमान देखिए, मिर्जाई का पैबंद और ताकती फटी गंजी, मिर्जाई का पैबंद और ताकती फटी गंजी, अंगोछे के ओहार में यूं ढक जाती जैसे दिवाली की रात, जैसे दिवाली की रात, अंगोछे के ओहार में यूं ढक जाती जैसे दिवाली की रात। नया नीर एक कविता है, अगणित सपनों के मोती, डूबते तैरते उतराते और बंध जाते, क्या उपमान है, ख्वाहिशों के रेशमी सूत में, ख्वाहिशों के रेशमी सूत में। उब तो नहीं रहे हैं लोग विश्वमोहन जी? जी जी जी, उब नहीं बहुत रहे हैं ना? ख्वाहिशों के रेशमी सूत में, ये आपके शिल्प की ओर मैं आ रही हूँ। और लगभग सारी की सारी कविता, एक दो छोड़ दिया जाए तो सारी कविता में अनुप्रास की जो छटा आपने बिखेरी है, अनायास, मुझे नहीं लगता कि प्रयास किया गया हो, अनायास जो अनुप्रास की छटा, मुझे लगता है कि कविता में नर्तकी की पदचाप सी थिरक रही है अपने आप। और एक दो देखिए यहाँ पर सर्कस है सियासत का, अनुप्रास देखिए, शोणित सागर में सिंदूरी, अनुप्रास देखिए, श्याम सलोनी संध्या रानी, अनुप्रास देखिए। एक और कविता है, सोने और पुरुष प्रकृति प्रीत परायण, आदि आदि। मुझे लगता है कि ये आपने लिखने के क्रम में पता नहीं कैसे अनायास ये कहते हैं कि लोग है लागी कवित्त बनावत, घनानंद जी कहते हैं मोही तो मेरे कवित्त बनावत। मुझे लगता है ये कविता आपको बना रही है, आप कविता नहीं लिख रहे हैं। तो कई स्थानों पर और भी कई जगह है, कई स्थानों पर विशेषण विपर्यय एवं विशेषण वक्रता के द्वारा उसकी लाक्षणिकता एवं व्यंजकता में पर्याप्त वृद्धि की गई है। अब जैसे
मायूसी मरघट की, आह नाजिर वाह नाजिर कविता में, कदम ताल में ज्वालामुखी आक्रोश का, जनता जनार्दन की जय में जठराग्नि के फफोले, इसी कविता में आगे लिखते हैं आप, तंद्रिल सा सोता जनमानस। ये जो प्रयोग है बड़े विलक्षण है, बहुत ही बढ़िया बन पड़ा है। तो ये जो आपकी कविताएं, वैसे तो इतनी सारी कविताओं के बारे में एक एक कर टिप्पणी करना तो मुश्किल है, लेकिन संक्षेप में निष्कर्षता मैं आऊं निष्कर्ष पर, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विश्व मोहन जी की कविताओं में अद्भुत शब्द संयोजन है, अद्भुत शब्द संयोजन है, जीवन दर्शन का बोध है, मानव मन की छटपटाहट है, प्रेम और विरह का ताप है, स्त्री विमर्श है, पर्व त्योहार है, गांव की पगडंडियां हैं, शहर की भेड़ चाल है, जन विरोधी राजनीति है, व्यवस्था के इंद्रधनुषी रंग है, आस्था के आयाम है, धार्मिक विश्वास है, आधुनिकता है, और रोजमर्रा की जिंदगी के सुखद और दुखद एहसास है। सब मिलाकर अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से आपके इस काव्य संग्रह को हम सफल काव्य की श्रेणी में रखते हैं। धन्यवाद विश्व मोहन जी, जहां तक मैंने समझा है, और मैं एक समीक्षक होने का दावा तो मैं नहीं कर सकती, न मैं हूं, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि से जो मेरी कवि के मन का भाव जिस समय वो कविता लिखते हैं उस समय तक ही उसका अर्थ उनके मन में जगता है, सीमित रहता है, और बाद में फिर अर्थांतर हो जाता है। मैंने अपनी दृष्टि से तो मेरी जो समझ रही है उसके अनुसार मैंने इस कविता की भाव भूमि को आपके सामने परोसा है, प्रस्तुत किया है। आशा है आप सभी संतुष्ट होंगे। धन्यवाद। विश्व मोहन जी, आपसे अपेक्षा बहुत बहुत आप कुछ कहें। जी जी, बहुत 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 आभार। सबसे पहले तो मैं यह कहूँ कि जो समीक्षक या आलोचक होता है, मेरी दृष्टि में वही वह वट वृक्ष है जिसके नीचे जब लेखक जाकर बैठता है तब उसे सही में बोधिसत्व की प्राप्ति होती है। वह समीक्षक और आलोचक की कसौटी पर उतरने के बाद ही उसे अपना सही साक्षात्कार होता है कि हम किस दिशा से चले थे और किस दिशा की ओर जा रहे हैं और किस दिशा में अभी बढ़ना है, कौन कौन सी चीजें बाकी हैं। तो सम्यक इच्छा और आलोचना लुच धातु से बना है। लुच का मतलब देखना, तो देखने का मतलब है कि उसके आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूप को देखने का यदि वस्तुपरक दृष्टि से कोई यज्ञ करता है तो वह यज्ञ करता समीक्षक आलोचक होता है। इसीलिए बगैर आलोचक के साहित्य का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता है। कहते हैं, किसी ने कहा कि यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है, और उस व्याख्याकार के रूप में आपने जो इस कृति के मर्म का उद्घाटन किया है, जिससे और पाठकों के बीच इसे सुरुचिपूर्ण बनाने का भी आपने यज्ञ किया है, जिस ढंग से आपने किया। दूसरी तरफ आलोचक एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वह साहित्यिक अराजकता पर नियंत्रण भी रखता है। यदि कोई साहित्यकार रचनाकार अपनी रचनाओं में अराजकता की दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास करता है तो उस पर अवरोध डालने का काम, ब्रेक लगाने का काम ये आलोचक का होता है। और इस तरीके से ही वह साहित्य का सही मायने में पथ प्रदर्शन करता है। इसलिए साहित्य तो बिल्कुल एक आत्मनिष्ठ सर्जना होती है, लेकिन जब वह वस्तुपरक विश्लेषण की कसौटी पर खरा उतरता है तभी जाकर वह अपने
सही मूल्य को पहचानता है और उसका मूल्य बोध होता है। तो इस आधार पर आपने जो इसका सांगोपांग चित्रण किया, भाषा, भाव, शब्दों का संयोजन, रचना का संस्कार, विषय वस्तु, इन तमाम चीजों पर जो आपने अपना जो सूक्ष्म अन्वेषण किया, मैं इसको छिद्रान्वेषण नहीं कहूँगा, छिद्रान्वेषण एक नहीं नकारात्मक। और आगे भी पढ़ने की उत्कंठा जाग रही है, और भी संग्रह आपके आए हैं गद्य और पद्य का, मैं उसको भी जी पढ़ूंगी। और जी एक जी जी इंजीनियर मेरा होकर जिस तरह से जी जी शब्दों जी की काट छाट पता नहीं आपने किया या स्वतः कट छट गए और इतना बढ़िया बन पड़ा है, तो मुझे लगता है कि और भी पढ़ना चाहिए। आपने जो कुछ भी लिखा है मैं पढ़ूंगी, उसको भी मंगवाऊंगी, आपसे खरीदूंगी, और मुझे जी। लगता है कि बहुत अच्छा आप कर तो रहे हैं, और आगे भी आप ऐसे लिखते रहेंगे। आपका यह आशीर्वाद मैंने हमारी साहित्य यात्रा के अनवरत पथ पर हमेशा प्रेरणादायी बनकर खड़ा रहेगा और हमको आगे ही बढ़ाता रहेगा। और मैं करबद्ध नमन करता हूँ आपको, और अपने पूरे लेख मंच का परिवार की ओर से मैं आपको सादर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपका आशीर्वाद हमको और हमारे परिवार को आगे भी इसमें मिलते रहेगा, और हमेशा हम आपकी शरण में आते रहेंगे। शुभकामनाएं है, आशीर्वाद भी है, उम्र में बड़ी हूँ आपसे, तो आशीर्वाद देने की अधिकारी तो हूँ ही। जी और जी विभा जी, रानी और जी मेरा हक को भी है, और मेरा हक भी है जी आपसे आशीर्वाद ले लेना। जरूर जरूर जरूर। विभा रानी जी के प्रति मैं आभारी हूँ, वो सुन रही होंगी कहीं पर, जी और वो तो समझिए कि सबको प्रेरित करती है, सबको अवसर प्रदान करती हैं। अच्छा जी मंच है ये। जी जी, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी आपसे ऐसे ही आशीर्वाद झपटते रहेंगे, यदि मैं सही मायने में बिहारी भाषा में कहूँ तो हम ये आशीर्वाद आपसे आगे भी झपटते रहेंगे। धन्यवाद, चलिए चलिए, प्रणाम प्रणाम। नमस्कार। बहुत समय तो नहीं लिया ना? जी नहीं नहीं, बहुत 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 संतुलित, बहुत ही संतुलित रहा। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, दो चार कविताएं जो मेरी समझ से बाहर की हैं, कुछ कुछ जी वो जी मैं आपसे डिस्कस करूंगी फोन पर। जी जी, ठीक ठीक, थैंक यू, धन्यवाद ठीक धन्यवाद है। जी, प्रणाम हाँ प्रणाम। हाँ बिल्कुल, दार्शनिक पटना दार्शनिक में आता अंदाज सुनिए। जहाँ पर आपने है आपका है जी दर्शन, जी वो थोड़ा जी बहुत जी हम अटके हैं, वहां तक मेरी जी बुद्धि जी जी नहीं पहुंची है। तो जी जी। जहाँ न जाए तो रवि वहां पहुंचे कभी। आप भाई आपने खुद कहा ना कि कभी कभी कवि कविता की सराहना नहीं करता है, कविता ही कवि की सराहना कर देता है। और कविता जी कवि को जी जहाँ जहाँ भटकाती हुई ले जाती है, वह जी, बहुत दूर यात्रा पर निकल पड़ता है, जो खुद नहीं समझ पाता कि कहाँ पहुंच गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जी जी नमस्कार। जी, प्रणाम 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 प्रणाम।